Good morning, good morning, good morning. Very good morning, all of you. चलिए, तो इको की क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा तो कहने लगी सर आज इको की क्लास है सर। मतलब टोंट कस रही है रक्षा कि सर कहाँ पर हो। कब आ गए थे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सभी को। अच्छा अच्छा, उनको बोला था। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वेरी गुड। तो अभी कौन कौन स्टूडेंट्स हैं? अपूर्वा, कुलदीप, राहुल, राकेश एंड रक्षा। 3 आर। 3 आर, इवन 3 आर नहीं, 4 आर है। अरे भगवान, पार्टी हैप्पी न्यू ईयर की। मैं तो ये आपसे कहने वाला था कि अब नया साल आने वाला है, खुशियों का साल। और जो पुराना साल गया है उसको भूल जाओ, सभी अपनी मेमोरी में से डिलीट कर दो। क्योंकि आपको पता है पुराना साल कैसा रहा। लास्ट डे इस साल का, जिसको कि फटाफट से निकाल दो, जल्दी से जल्दी, है ना? चलिए, कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। सारी चीजें जो कि कुछ अच्छी भी रही और कुछ बुरी भी रही, तो अच्छे और बुरे के साथ में इस साल को ओवर करके और नए साल की अच्छे से शुरुआत करते हैं। और हमारी जो पढ़ाई जो डिस्टर्ब हुई है इस साल के अंदर, ठीक है, उसको पूरा का पूरा हम ओवरकम करेंगे। न्यू ईयर के अंदर, नए साल के अंदर हम अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, सेलिब्रेशन की तैयारी तो करेंगे ही, बट अब स्टडी के ऊपर भी थोड़ा सा हमको गौर करना होगा। ठीक है, और जो पीछे चीजें हमने छोड़ दी थी और जो पूरी नहीं हो पाई है, और हमारा जो क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुआ हमको, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीजों को थोड़ा सा समझेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बताओ कौन कौन ये वादा करता है कि सर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे नए साल में। वेरी गुड। राकेश, रक्षा, ये सब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल वादा करते हैं कि बहुत अच्छा से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो अभी आप इस वादे के ऊपर कायम रहिएगा और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है,
तो चलिए बताइए फटाफट से, हम कहाँ पर थे लास्ट क्लास के अंदर, जल्दी से क्या हमने किया था। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और उसके बाद में फॉरेन ट्रेड। हाँ, मैंने जाते जाते एक चीज और बताई थी आपको। मैंने कहा था कि सर बेटा ये चीज जरूर बताइएगा कि स्वेज नहर, जो स्वेज कैनाल है, ठीक है ना, वो एक कैसी है, मतलब कहाँ पर है, ये भी आप एक बार देखिएगा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया है रक्षा ने। मेन मेड वाटरवे है, इजिप्ट में है, ठीक है। देखो क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया का जो जैसे अगर हम बात करें इंडियन ओशियन, ठीक है ना, तो अगर हमें इंग्लैंड तक, जैसे इंग्लैंड जो है ना, वहां तक, जैसे लंदन है, यूरोप है, वहां तक अगर हमारी गुड्स को इंग्लैंड क्या करते, यदि ले जाते, जैसे मुंबई, मुंबई है ना, मुंबई टू थाने के लिए वो चली थी ट्रेन, तो वहां से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या ये, जो क्या बोलते हैं पोर्ट है ना, वहां से जो रास्ता जो जाता है इंडियन ओशियन से, वो बहुत ज्यादा लंबा रूट होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, पूरा एक सर्किल घूमना पड़ता है। जैसे साउथ अफ्रीका है पूरा, साउथ अफ्रीका को पूरा, जैसे अटलांटिक जो ओशियन है, उसमें से उधर से निकलकर और वापस से घूमकर और फिर उधर से निकलना पड़ता था, ठीक है। तो इतना बड़ा स्पेस, मतलब जो कवर करना पड़ता, इतना बड़ा लेंथ को कवर करना पड़ता, तो उसकी वजह से एक शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट रूट यहां से क्या किया, निकाला गया, जो कि बिल्कुल यहां जैसे इंडिया से सीधा डायरेक्ट, जो स्वेज कैनाल जो है, स्वेज रिवर है, वो कितना है, 7200 माइल्स, मतलब अगर हम बात करें किलोमीटर के हिसाब से, तो 11,600 किलोमीटर है स्वेज कैनाल इंडिया से। फिर वहां से क्या हुआ, साउथ अफ्रीका का जो पोर्शन है, जो इजिप्ट का जो आपने बताया, वहां से हम एंटर करें, ठीक है। तो बिल्कुल एक गलियारा सा निकलता है स्वेज कैनाल का, ठीक है, वो हमने क्रॉस किया, और बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है, हमने यहाँ पर गुड्स को, मतलब हमने तो क्या, इंग्लैंड वालों ने इंडिया से गुड्स को क्या किया, रॉ मटेरियल को अपने वहां पे लेके चले गए। तो एक ये रास्ता निकाल लिया था बेटा उन्होंने, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक काम अच्छा किया, लेकिन आज अब जितना भी अगर हम बात करते हैं आगे इन फ्यूचर काम हो रहे हैं या अब होते जा रहे हैं, वो इस नहर के थ्रू सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होते हैं, इधर से ही जाते हैं, ठीक है ना, उधर से कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत लंबा रूट पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात करी थी, फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं बेटा इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी, ठीक है ना। इंडिया जो है 1921, अगर मैं बात करूं, ये एक ईयर ऐसा था जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड।
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है ना। तो इस ईयर के इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट स्टेज था, इसके बाद सेकंड स्टेज था। ये सारी चीजें मैंने आपको, आई थिंक डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारा हो गया था, आई थिंक हो गया था ना। यस, अपूर्वा कह रही है ये सर हो गया था, और अक्षय भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे। ठीक है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम क्या ले आते हैं, किस किन किन चीजों के अंदर हम आते हैं, कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज का डेवलपमेंट करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यही आती है। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। पावर जनरेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो जनरेट करना। रेलवे का जैसे पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करना, पूरा हर एक जगह जगह पर रेलवे का काम करना, ये सब किसके अंदर आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। जैसे कि लाइक पोस्टेज एंड टेलीग्राफ की भी बात करें, तो ये ऑफिसेज भी डेवलप किए। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से डाक दूसरे जगह तक पहुंचाना, ये सब रेलवे के थ्रू भी पॉसिबल किया, बसेस के थ्रू भी पॉसिबल किया। ये सब काम किसके अंतर्गत आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमने डेवलप किया, तो इससे इंडियन इकोनॉमी जो है उसका बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ, वेलफेयर हुआ इंडियन इकोनॉमी का। और ये सारी चीजें एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो बहुत ही इकोनॉमी के जो पीपल हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक कदम था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है। तो अगर हम बात करें रोडवेज की रिगार्डिंग, जैसे बहुत सारी रोड्स का निर्माण करना, तो रोड को बनाने से क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो लेकर जाना है, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाना, वो बहुत इजी हो गया। अदरवाइज अगर रोड नहीं होता, रेलवेज नहीं होती, तो आप सोच के देखो कि हमारा हम कितने असहाय होते। मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा ही नहीं सकते थे, कोई भी प्रोडक्ट को पहुंचा ही नहीं सकते थे। तो रेलवे एंड रोड ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का मतलब ब्रिटिशर्स ने, मतलब इंग्लैंड, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे भारत देश के अंदर किन किन चीजों का इंट्रोडक्शन किया, जिसको कि हमने अपनाया, और आज हम उन्हीं की वजह से अगर हम बात करें तो बहुत आगे भी हैं। कुछ चीजें अगर हम बात करें ना, कि इंग्लैंड जो यहाँ पे आने से हमारे इंडिया जो है उसको नया चैलेंज मिला, और हम उनसे कुछ सीखे भी हैं। ठीक है ना। आज अगर मैं थोड़ा सा अगर ये कहूं कि, बिल्कुल, आज यदि मैं ये कहूं कि इंग्लैंड यहाँ पे नहीं आते, मतलब इंग्लैंड वाले यहाँ पे नहीं आते, ब्रिटिशर्स नहीं आते, अंग्रेज नहीं आते, तो क्या हमारा जो डेवलपमेंट आज है क्या उतना हो पाता क्या? बोलो।
बताया नहीं आपने, क्वेश्चन पूछा जो। चलो देखिए, मैं अगर बात करूं कि इंडिया की, तो इंडिया वास्तविक में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे कदम रखा जिसकी वजह से हमारे भारत देश को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है ना। उन्होंने बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस किया और बहुत लोगों को अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट भी किया, उनसे काम करवाया, उनसे मतलब हमारा बैकबोन जो है ना वो पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि अंग्रेजों को मतलब पीछे छोड़ने का या पीछे धकेलने का एक साहस रखते थे, जिन्होंने ऐसे कार्य किए। ठीक है ना। तो उनसे हमें सीखने को क्या मिला, जैसे वो रेलवे ट्रेन लेकर आए थोड़ी सी जगह पर, हमने क्या किया, पूरे भारत में बिछा दी वो ट्रेनें। ये लो, उन्होंने केवल उंगली पकड़ाई, ठीक है ना, और हमने पूरा हाथ ही पकड़ लिया उनका। ठीक है। तो आज अगर हम बात करें इंडियन रेलवे के लिए, तो एक इंडियन रेलवे पूरे विश्व के अंदर, हमारा इंडियन रेलवे सिस्टम जो है पूरे विश्व विख्यात है। ठीक है ना। हमारे पूरे विश्व में इंडियन रेलवेज का नाम है। तो उन्होंने इस तरीके से किया और हमने इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया आगे। कम्युनिकेशन फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये भी उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। और अगर हम आगे बात करें लॉ एंड जस्टिस की, तो वो भी उन्होंने ही हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। लॉ बनाना, कानून बनाना, कोर्ट बनाना। ठीक है। आज हमारे भारत देश में देखो बहुत सारे कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे तो वो एस्टेब्लिश करके गए और हमें उनका फायदा मिला। ठीक है ना। जो कि आज हम उनको एक कितना अच्छा एक मानते हैं कि जज वगैरह हुआ है और कोर्ट है, तो उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम टिका हुआ है। मतलब हम सब चीजें जो हैं वो उनके हिसाब से काम करते हैं। पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल इकोनॉमिकल जो सिस्टम है उसके बारे में भी हम बात करें तो उन्होंने उसको हमको क्या किया, पॉलिटिकल सिस्टम दिया। तो ये इंग्लैंड वालों ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ठीक है ना। खेती के अंदर जैसे अब नई फार्मिंग, अब एग्रीकल्चर के अंदर आप देखो। बिल्कुल। भाई खेती, खेती अगर है ना, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सिस्टम की, तो पहले इतना जानते ही नहीं थे। क्या बस केवल गेहूं की खेती कर लो और कुछ चीजों की खेती कर लो जो आपके काम की चीजें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कौन लेकर आए, वो लेकर आए यहाँ पे, है ना। और किस तरीके से आगे हमें डेवलप करना है, जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चरल, इसके बारे में जानते ही नहीं थे क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही नहीं करते थे। तो कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है वो करते ही नहीं थे कि भाई हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट खेती से तैयार करने चाहिए जो कि बाहर भेज सकें, जानते ही नहीं थे। फिर धीरे 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 जब उन्होंने कहा कि नहीं ये खेती मत करो, ये खेती करो, आप इस चीज की खेती करो, तो लोगों ने किया। और फिर पता चला कि वास्तविक में ये खेती का जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत ही मूल्यवान है और ये बाहर जाता है। तो अब धीरे 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 उन्होंने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और आज हम बिल्कुल सक्सेसफुल भी हैं। तो कुछ तो नेगेटिविटी है तो कुछ पॉजिटिविटी भी है। ठीक है ना। कुछ नेगेटिविटी है तो कुछ पॉजिटिविटी भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो हमें मतलब ये देखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हम समझते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हम लेकर आते हैं, तो उसके अंदर सबसे अहम भूमिका किन किन चीजों की होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? अगर मैं बात करूं, सबसे अहम भूमिका जो होती है वो किन किन चीजों की होती है? रेलवेज की, ठीक है ना। जैसे ये रोड रोड बनाया है, ये हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स की, इनके अंदर ये सारी चीजें जरूरी है। एयरलाइंस, वेरी गुड। एयरलाइंस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है बेटा। ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो हमारा वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पोर्ट्स बनाए, बिल्कुल, पोर्ट्स का सबसे बड़ा योगदान है चीजों का, किस तरीके से हमने पोर्ट्स बनाकर और किस तरीके से यूज किया सभी चीजों को। ठीक है ना। तो बेटा, अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे इंडियन सिस्टम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कैसा था, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी जो हमारी थी वो कैसी थी? तो अब आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो क्या, बता सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड, यस, बैकवर्ड इकोनॉमिक थी, अनडेवलप्ड जिसको अपन बोले, बिल्कुल सही है। अनडेवलप्ड जो हमारी इकोनॉमी थी वो इंडियन इकोनॉमी थी हमारी। धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हमारा ग्रोथ तो हमने स्टार्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे जब यहाँ से गए, ठीक है ना, अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगा दिया था। भगाने का मतलब समझ गए ना, यहाँ से कहा कि चलिए अब तुम्हारा टाइम ओवर। तो फिर उनके जाने के बाद में इंडिया के अंदर फिर कुछ नए बदलाव देखे गए। बदलाव के अंदर सबसे पहले हमने कार्य किसके ऊपर किया? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। सबसे पहला जो कार्य किया हमने वो किसके ऊपर किया? निकलो यहां से। बहुत तुमने हमें परेशान कर लिया, अब हम और ज्यादा आपको परेशान नहीं करने देंगे। चलिए, तो उसके बाद में क्या किया? जैसे आ, ये भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, अंबेडकर जी को तो जानते होगे ना आप, बी आर अम्बेडकर। बोले सर इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। जो भारत में रहता है, भारतवासी जो है ना, वो इनको जानता है, ठीक है ना। तो भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान रहा हमारे भारत में, वो
मतलब जिसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना अहम योगदान रहा उनका। उन्होंने फिर क्या किया, जैसे अपनी पढ़ाई तो करी थी वहां से, लंदन से। पढ़ाई कहाँ से करी थी उन्होंने? लंदन से करी थी। जो यहाँ पे रह के गए थे ना, वहीं पर ये पढ़ के आए थे। फिर यहाँ पे भाई इंडिया के थे, तो था कि भाई अगर इन्होंने इतने सालों तक हमें ठेस पहुंचाई है, इतना सारा किया है, तो अब यहाँ पर हमें भारत के अंदर क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि फिर कोई इस तरीके से आके हमारे भारत के ऊपर कब्जा नहीं करे। तो फिर एक निर्माण हुआ नए भारत का, और जिसके अंदर हमने नींव रखी, और फिर हमारा यहाँ पे भारत देश कैसा बना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री बना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने से आज अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, नहीं वैसे तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, वो जितने भी उनमें से सबसे बेस्ट, जो अगर हम बात कर दे प्रधानमंत्री की, तो वो रहे। उनको सब मतलब एक उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए। वो कौन सी पार्टी से थे? यस, राकेश, आपका आंसर सही नहीं है बेटा। कुलदीप का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सबसे हमारे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे ये? पहले। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए। एक अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत रत्न, भारत रत्न किसको मिला हुआ है? भारत रत्न। बता सकते हो? भारत रत्न किसको मिला हुआ है प्रधानमंत्री में से? राजेंद्र प्रसाद। और कोई? और कोई? क्या सही है क्या इसका आंसर बेटा? क्या पता। देखिए, एक नाम मैं और लूंगा।
अटल बिहारी वाजपेयी। सुना है नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी? बिल्कुल। तो उनको मिला हुआ है, बीजेपी में थे वो। ठीक है ना। उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे कि जो नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे जितने भी हैं, सबसे बड़ा देखो कितना अच्छा काम किया उन्होंने। नेशनल जो हाईवेज हैं, उन सभी को क्या किया उन्होंने, वो तो है ही है। एपीजे अब्दुल कलाम तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे ना। ठीक है। तो जितने भी नेशनल हाईवेज थे, उन सभी को क्या किया उन्होंने, एक जगह जोड़ा। ठीक है। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की देखो हमने बातें करी। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि उसके बाद में हमने कुछ चीजें इस तरीके से डेवलप करी। हमारा संविधान लागू किया, 1950 के अंदर लागू हो गया था। वैसे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, कोई बता सकता है? बताया था आई थिंक। कोई बताएगा? संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, ये लो देखो, आंसर आ गए हैं। ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इतना टाइम मतलब उनको लगा। लेकिन आज प्रेजेंट में क्या होने वाला है, ठीक है ना, आज प्रेजेंट में क्या चीजें घटित हो रही है, वो वो उस समय भी जानते थे। और उस रूल को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सही है। ठीक है ना। और जो जो एक एक बातें उसमें लिखी हुई है, उन सभी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब देखो इतना टाइम लगा। ठीक है ना। तो उन्होंने वर्क किया सभी से, कुछ ना कुछ चीजें सलाह मशुरा करके हर एक टॉपिक के ऊपर काम किया, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इनके लिए इतना बड़ा संविधान भारत को दिया। ठीक है ना। और आज हम उस संविधान को फॉलो करते हैं। और एक सहज हमारे भारत देश का निर्माण किया हमने, बहुत अच्छे भारत देश का निर्माण किया। तो ये चीजें जो है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जैसे ही उन्होंने इसका निर्माण किया, फिर उसके बाद में डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होते ही हमने जो प्रजातांत्रिक, वही है, लोगों ने चुना प्रतिनिधित्व, कि हमारा ये एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पूरे भारत देश को चलाने वाला व्यक्ति बनेगा, और जो ये कहेगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो उसने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, डिसीजन लिए, जो कि हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला, जैसे 5 ईयर प्लान बनाए गए। 5 ईयर प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, नाम सुनी होंगी आपने, पंचवर्षीय योजनाएं। यस। तो
पंचवर्षीय योजनाओं की यदि मैं बात करूं आपसे, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि पहला यदि मैं बात करूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपका बना, वो कब बना बता सकते हो? यस, वेरी गुड। 1956 के अंदर पहला प्रोग्राम खत्म हो गया था, और स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में। ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वेरी गुड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अपूर्वा ने बहुत बढ़िया बताया। तो ये जो हमारा 5 ईयर प्लान चले, और अगर मैं अभी की बात करूं, ठीक है ना, अभी हमारा जो 5 ईयर प्लान चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अभी जो 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 12th। पक्का? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961। ठीक है ना? चलिए एक बार आप ऐसा करिएगा, देखकर अच्छे से फिर बताना। ठीक है? अच्छे से देखकर फिर तो बता सकते हो ना? तो ये, वैसे अब देखिए बेटा, चैप्टर की बात करें हम, तो हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब इसके आपको करना क्या है? क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके एक्सरसाइज के। या तो आप यदि यदि आप गूगल बाबा, सही है। तो आप देखिए, हम बात करें कि या तो देखो, सिंपल सी बात है, इसके नोट्स आप तैयार कर लो। नोट्स आप तैयार कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना?
क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो आ जाएंगी। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स करते हो आप तो क्वेश्चन आंसर कर लो, लेकिन देख लो आपको हिसाब से क्या करना है, आपके हिसाब से देख लो। मैंने तो आपको दो ऑप्शन दे दिए, या तो नोट्स कर लो तो क्वेश्चन आंसर नहीं करने, क्वेश्चन आंसर कर लोगे तो फिर नोट्स नहीं करने। ठीक है। अरे इंपॉर्टेंट नोट्स और क्या बताएं, ये सारे धीरे 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 और सब चीजें तो बताइए। नोट्स लगवाने से नहीं होता है, खुद को बनाने पड़ते हैं नोट्स। नोट्स हमेशा वही बच्चे डिमांड करते हैं जो कमजोर होते हैं। ठीक है ना। आपको मैं बताऊं, हमेशा बुक से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आज तो चलो नोट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ लोगे कर लोगे, लेकिन बाद में जब आप हाई लेवल की तैयारियां करोगे, आगे बढ़ोगे, तब आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा और बुक से ही उनको चीजों को खुद से ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे तो फिर भी हम पढ़ाने वाले हैं, वहां पे आपको पढ़ाने वाले भी कोई नहीं रहेंगे। बुक लेनी पड़ेगी मार्केट से, खुद पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद में काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है उनको आप क्या करो, खुद ही देखो कि ये इसमें पॉइंट्स बन सकता है, अच्छा पॉइंट है, उसको आप लिख लिए नोट्स के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करने हैं। नोट्स बना लीजिए आप तो। ओके। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ओके। थैंक यू बेटा। बाय।